Hello everyone, welcome to Online PGR 24. I'm your host Riyan Saxena. Again, welcome you. So today I have to discuss with you the quantitative aptitude from मेंस. जी हाँ, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, मेरे पास कमेंट है कि सर मेंस के बारे में बताइए। तो मेंस के बारे में भी पूछे जाते हैं और मोस्टली वो पूछते हैं सर मैथ्स नहीं होती, क्योंकि आजकल सबको पता है कि जो मैथ्स है उसका लेवल कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। बच्चों ने अपनी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव की है, वो रीडिंग करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो क्विज़ेस देते हैं, उससे इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। और ये बात सच भी है, आप इंग्लिश में कितना घुमाओगे अगर आपको इंग्लिश पूरी आती है तो इस समय जो IBPS कर रहा है या कोई भी SSC या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर लेती है, वो जो कर रही है वो मेनली फोकस करती है मैथ्स पे। जी हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। सो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर कि एप्टीट्यूड के बारे में समझाइए, हमारे नंबर नहीं आते, हम प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मैथ्स मेंस में नहीं होती। इवन कट ऑफ भी आप देखो, जो लास्ट के 2-3 सालों में जो मैथ्स की कट ऑफ जा रही है वो PO में तो स्पेशली 5-6 ये जा रही है फॉर जनरल। और क्लर्क में भी जो कट ऑफ जा रही है वो 8-9 या 10 के आसपास जा रही है और बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे। और जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो वही बच्चे हो रहे हैं जिनका मैथ्स में स्कोर है, क्योंकि इंग्लिश हर किसी की सेम नहीं होती। रीजनिंग में पजल बैठ जाए। GK आपकी इम्पैक्ट है आपका, अगर उस समय माइंड में स्टिक हो गया, आपने वो पढ़ा हुआ है और स्टिक हो गया तो आप कर दोगे, वरना फिर वहाँ तुक्के चलते हैं। और यकीन करिए, आप ये सोचिए कि अगर आप तुक्के मार रहे हैं और आपका लक चलेगा तो ये गलत फहमी है, क्योंकि वहाँ आपसे ज़्यादा कई बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। दे आर वर्किंग ऑल्सो इन मैनी इंडस्ट्रीज एंड स्टिल दे आर प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो डू यू थिंक लक सपोर्ट यू? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कभी नहीं होगा कि लक आपको सपोर्ट करे उन बच्चों के अगेंस्ट जाके जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो लक के वजह से तो बिल्कुल मत रहिएगा। हाँ, 0.5 से आ रहे हो तो आप बोल सकते हो अभी किस्मत नहीं है, लेकिन आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप हमेशा 0.5 से फेल हो रहे हो, इट मीन्स आप वहाँ तक ही पहुँच पा रहे हो ना जहाँ कट ऑफ आ रही है। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो, 10-12 नंबर ज़्यादा ला रहे हो, तो 0.5 वाला सीन ही नहीं रहेगा, तो लक पे तो डिपेंड रहना ही नहीं है। सो मेन हमारा जो फोकस है वो आज यही है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का कैसे किया जाए। देखिए, मैं आपको 4 सेक्शन है, SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क। इसकी जो मार्किंग है, सबसे बड़ी बात, जो SBI PO है और IBPS PO, इनकी जो मार्किंग है वो 60 मार्क्स है और ओनली 35 क्वेश्चन आते हैं। नाउ यू थिंक ओनली फॉर 35 क्वेश्चन देयर विल बी 60 मार्क्स, मीन्स ऑलमोस्ट डबल। अगर डबल किया जाए तो 70 होता है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल नंबर मिल रहे हैं आपको एक क्वेश्चन के। यानी आप वेटेज समझिए और ज़रा सोचिए कि अगर ऑलमोस्ट डबल नंबर आपको मिल रहे हैं तो क्या वो पेपर इजी होगा? क्या वो स्कोरिंग होगा? स्कोरिंग तो होगा। आप 60 मार्क्स है, कट ऑफ ही आपकी 80-90 के आसपास जाती है, 80-90 कट ऑफ जाती है PO में, अगर पेपर नॉर्मल भी आया तो, और हार्ड आया तो कम जा सकती है। बट उसमें से अगर 60 नंबर आपको मैथ्स दे रही है तो वो स्कोरिंग तो है, लेकिन वो इतनी ईजी नहीं है। IBPS PO सेम अलाउ करता है 35 मार्क्स। SBI क्लर्क, दे बोथ आर 50 मार्क्स ऑफ ईच। जी हाँ, ये 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 ही नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 50 ही इनके वेटेज होता है, मतलब आपके क्वेश्चन जो है वो भी 50 है। SBI PO IBPS PO में जो क्वेश्चन है वो 35 है। सो यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस कि आपको IBPS PO के हिसाब से अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और SBI क्लर्क IBPS क्लर्क के हिसाब से आपको अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो IBPS क्लर्क के हिसाब से पढ़ रहे हो वो सोचे PO में हो जाएगा। नहीं, आप PO के हिसाब से पढ़ रहे हो तो क्लर्क में आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपका मेंटली लेवल एक स्टेप ऊपर होगा। बट सिर्फ क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PO निकालना बहुत मुश्किल है मैथ्स के बलबूते। बाकी आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो यही है कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस तरह से अप्रोच करनी है। मैंने आपको अपनी मार्कशीट शो की थी, आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। मैंने आपको और भी एक बच्चे की, जो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया रिसेंटली अभी, वो मेरे पास में रहता था, वो क्वालिफाई हुआ IBPS क्लर्क में। उसका नंबर इतने अच्छे नहीं आए लेकिन वो क्वालिफाई हुआ, उसके वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए सब पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैंने एप्टीट्यूड को किसी पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब आप ये मत सोचिए कि यार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो मतलब पूरा पेपर ही मुझे करना है, नहीं, इसमें कुछ पार्ट्स है जिसमें आप अच्छे हो सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो है अर्थमेटिक, उल्टा पार्ट, मैं उल्टा चल रहा हूँ और मैं आपको आगे भी उल्टा ही बताऊँगा, इसका रीज़न भी मैं आपको लास्ट में समझाऊँगा। लास्ट पार्ट है वो है अर्थमेटिक, उसके बाद आता है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देन आता है नंबर सीरीज, और लास्ट में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अर्थमेटिक को मैंने सबसे पहले लास्ट में लिखा है, लेकिन सबसे पहले क्यों बोला है, क्योंकि पेपर में जो फॉर्मेट है उसमें अर्थमेटिक सबसे लास्ट में अटेम्प्ट की जाती है बच्चों द्वारा। वो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर सीरीज कर लेंगे, फिर आपके अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक कर लेंगे, फिर डीआई कर लेंगे। डीआई में भी 3 आएगी, 3 में से 2, एक ईजी होगी, एक मीडियम होगी, एक हार्ड होगी। हार्ड वाली छेड़ते नहीं है, मीडियम वाली बाद में करेंगे, पहले करेंगे हम सिंपल वाली, उसके बाद वो आते हैं अर्थमेटिक में। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। रीज़न चलिए बताता हूँ आपको आगे चल के। अर्थमेटिक, अब देखिए अर्थमेटिक ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर पेपर में, अगर प्री की बात कर रहे हो तो 10 से 15 नंबर का वेटेज मिलती है प्री में, और मेंस में 20 से 25 नंबर का, अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है तो, और 50 का भी है तो लगभग 20 मार्क्स आपका लेके चलती है अकेली अर्थमेटिक। सीन ये है कि अर्थमेटिक जो है वो अकेली एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है। अर्थमेटिक में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि देखिए अर्थमेटिक ऐसा बेस है जिसके बाद आपका ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न सिंपल सा एक है कि जब आप कुछ टॉपिक है जैसे अर्थमेटिक में, पहला टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा है प्रॉफिट लॉस, तीसरा है आपका रेशो, चौथा है आपका टाइम एंड वर्क, पांचवा टाइम एंड डिस्टेंस, छठा है आपका SI CI, जी हाँ SI CI। तो ये वो मेन टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी और भी है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, SI CI, और एक और है जो इम्पोर्टेंट बहुत है वो है मिक्सचर और बोट एंड स्टीम। ये टॉपिक अगर आप अच्छी तरह कर लोगे तो यकीन करना आपका अर्थमेटिक का ऑलमोस्ट 60% कवर हो चुका है। बाकी कुछ टॉपिक है जो PO में आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, और एक दो टॉपिक और है जो आते हैं, लेकिन उसको इतना फोकस नहीं करने की नीड नहीं है। आपको जो काम करना है वो करना है इन सब्जेक्ट पे, ये जो मैंने आपको बताया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, बोट एंड स्टीम। क्यों, इसका भी रीज़न है, मैं बताता हूँ। और वो रीज़न है ये, आपको जब अर्थमेटिक आप करते हो तो आपका जो वर्ड पावर है क्वेश्चन को समझने की, वो इम्प्रूव होती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है आपकी वर्ड पावर। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता है वो समझ ही नहीं पाते पूछा क्या है। 90% बच्चों को क्वेश्चन आता होगा जो मतलब ट्रिक नहीं आती, ट्रिक तो लगानी नहीं है XY, लेकिन अगर आप XY से क्वेश्चन करना चाहो तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में आपका इतना टाइम होता है कि आप आराम से वो क्वेश्चन X और Y की टर्म से कर सकते हो। लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते, इवन हिंदी में भी पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता पूछा क्या है। तो उसके लिए आपको अर्थमेटिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थमेटिक करोगे तो जो वर्ड पावर है आपकी वो बहुत अच्छी होगी, क्वेश्चन को समझने की जो आपकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, और दूसरी वही कैपेसिटी आपको DI में काम आएगी, या फिर क्वांटिटिव बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें Q1 Q2 ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मेनली आपका जो काम है वो यही है। और उसके अलावा आपको अर्थमेटिक के बाद आपकी DI, जी हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी DI बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अर्थमेटिक का क्वेश्चन कैसा है, अर्थमेटिक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एक सब्जेक्ट उठाइए प्रॉफिट लॉस, बस प्रॉफिट लॉस, इसको बेसिक से शुरू करिए,
इसको बेसिक से शुरू करिए और बेसिक से जाते जाते इसके एडवांस क्वेश्चन तक करिए आप। मीन्स फ्रॉम बेसिक यू हैव टू डू फॉर विद द एडवांस ऑल्सो एंड देन स्टार्ट विद DI ऑफ दैट टॉपिक। मीन्स उस टॉपिक की DI करिए। मतलब आप समझ रहे। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट लॉस करना है, आपने प्रॉफिट लॉस के बहुत सिंपल क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने मॉडरेट क्वेश्चन किए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, फिर आपने मेंस लेवल के अरिथमेटिक के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करना शुरू कर दिए जो एडवांस है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन से आपने एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट किया, तीसरा पार्ट किया, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को मर्ज करके खुद ही एक क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन करिए कि अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसा हो सकता है क्या। मतलब आपको अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अगर आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर पाते हो तो यकीन करना कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। और जब आपका इस प्रॉफिट लॉस में पूरा का पूरा ग्रिप हो जाए, मीन्स व्हेन पूरी ग्रिप आपकी हो जाए, तो ये यू हैव टू डू DI। आपको उसकी DI भी करनी है। मीन्स आपको अगर कोई चैप्टर शुरू करना है प्रॉफिट लॉस, तो इट मीन्स फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस तक प्रॉफिट लॉस की DI तक यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर चीज़ करनी होगी, जब भी जाके क्वेश्चन हो पाएगी, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगी। और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई अरिथमेटिक की बात। अब अरिथमेटिक करें कहाँ से? देखिए, बेसिक फंडा है, आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप ये पढ़िए या मेरे चैनल पे आइए या उसके चैनल पे जाइए, आपको जो चैनल अच्छे लगे वो करिए। जैसे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ सुमित सर, मुझे बहुत पसंद है, लिटरली बहुत सीरियस है, कोई ऐसी बातें नहीं करते कि आप यहाँ आइए या ऐसी मजाक करना, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। अगर आपके पास कोई उनके पुराने वीडियोस है तो देखिए, आप पेड ले सकते हो तो पेड लीजिए, वरना कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगी। तो आप वो क्वेश्चन करिए। सुमित सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आपको जो टीचर पसंद है आप उनके कर सकते हैं। अगर आप बुक का पूछा जाए तो मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूँगा। जो पहली बुक है वो है राकेश यादव। राकेश यादव क्लास नोट्स, राकेश यादव क्लास नोट्स। और जो मैं दूसरी बुक आपको करूँगा वो करूँगा किरण पब्लिकेशन। अब ये बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा जाएगा कि सर ये तो बहुत आउटडेटेड बुक है। हाँ पता है, लेकिन इसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जो क्वालिटी है, उसकी वैल्यू आज भी है। इसमें आपको हर चैप्टर में कम से कम 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यकीन करिए जब आप 600 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो भले ही वो पुराने क्वेश्चन हो, आपका माइंड उस चीज़ से इतना फेमिलियर हो जाएगा कि नहीं यार मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे इस चैप्टर में इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट पैदा कर देगा, उस इंटरेस्ट के बाद ही आप एडवांस में जा पाओगे, वरना आप एडवांस में नहीं जा पाओगे। ये बात याद रखिएगा। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी चीज़ का आप रिस्क लेते हो। आप चाहे रिलेशनशिप में भी हो, आप उसमें किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हो कि नहीं मैं तो बस, मुझे तो मेरा प्यार चाहिए। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, मुझे कुछ बनना है तो वो जुनून चाहिए। तो वो जुनून आएगा जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सो किरण पब्लिकेशन। और तीसरा, अगर आपके पास टाइम मिले तो आप जाइएगा कैट की क्वांटम कैट। अरुण शर्मा, ये बेस्ट बुक है DI के लिए, लेकिन ये बहुत एडवांस है। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा क्लास में, इससे आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और लास्ट में आप जाइएगा इस पे। तो ये होता है अरिथमेटिक का बेसिक स्टेप। अरिथमेटिक में जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, SICI, मोस्ट प्रोबेबिलिटी, अगर आपने एक चैप्टर कर लिए तो यकीन करिएगा कि मेरी गारंटी है कि आपने ऑलमोस्ट 60% मैथ्स कर ली। इवन चाहे वो DI क्यों ना हो। जी हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे वो DI क्यों ना हो, DI से लेके हर चीज़ तक आप कर लोगे। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आता है अप्रॉक्सीमेशन, जो हमारा 4th था। अब अप्रॉक्सीमेशन सिमुलेशन बहुत ईजी होता है सबके हिसाब से कि यार हम कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 9 सही हो जाएगी, एक तो गलत हो ही जाता है। अगर आप जल्दीबाजी में कर रहे हो तो चांस है कि आप 10 के 10 सही कर रहे हो। मानता हूँ कि 10 के 10 सही कर लिया, लेकिन उसमें टाइम कितना लिया? आपको लगता है अगर आप 10 क्वेश्चन करने में अप्रोक्सीमेशन में अगर आप हद मार के 6 से 7 मिनट भी ले रहे हो ना,
तो यकीन करिएगा आप बहुत पीछे हो दुनिया से। जो आज की स्पीड है दुनिया में 6 से 7 मिनट लेना ही नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका 30 से 45 सेकंड ले रहा है, 30 से 45 सेकंड ले रहा है, तो भी वो लेट है। अगर वो क्वेश्चन सिंपल प्री लेवल का है तो मेंस का हो तो मैं मान सकता हूँ ले सकता है, लेकिन प्री में भी अगर ले रहा है तो बहुत है। प्री में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। और ये किस लिए होता है इसमें, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले चाहिए अर्थमेटिक। मैंने क्यों बोला अर्थमेटिक? क्योंकि जब अर्थमेटिक में आप ये चैप्टर करोगे ना परसेंटेज, तो जो सिंप्लीफिकेशन में परसेंट वाली वैल्यू आती है ना, 15% ऑफ x, परसेंट ऑफ y, परसेंट ऑफ ये, तो उसमें आपको ये याद नहीं होना चाहिए कि 15% मतलब मैं 15/100 कर रहा हूँ उसका ये नहीं, आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। टिप्स मतलब याद होना चाहिए। जैसे 1/4 25%, 1/3 33.33%, ऐसे ही 1/8 12.25%। पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए। 1/9 11.9%, ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। जब जाके पेपर निकलता है यार, ऐसे तो ही निकलेगा। आप सोचो मैं आपको दिन भर थोड़ी मिल रहा है वहाँ, मुश्किल से 3 घंटे मिलते हैं। पीओ में, क्लर्क में आपको 2-2.5 घंटे मिलते हैं। कितना पेपर कर लोगे? और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात की तो आपको कितना मिलता है? 30-40 मिनट। इससे हद मान के कोई पेपर नहीं देता। ऐसा नहीं होगा कि आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि नहीं, आपको हर चीज़ टिप्स पे याद होनी चाहिए। इवन आपकी कैलकुलेशन जो होती है वो टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे आपकी कैलकुलेशन हुई जैसे 15 to 15, तो सॉल्व नहीं करना है, सीधे 2 to 5 याद होना चाहिए। 15 to 16, तो 2 to 5 में 15 जोड़ो 240, टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर आप समझो टेबल, तो 30 तक की टेबल आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। टेबल, और टेबल भी कैसे 30 मतलब 30 से 30 तक हो सकती है। ऐसे नहीं कि 30 एकम 30 30 दूनी 60 ना, सीधे पूछे 30 × 6 180, ख़त्म। टिप्स पे 25 × 25 625, ऐसे टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो बहुत जल्दी याद होने चाहिए। जिससे माने 26 का स्क्वायर 576 676, टिप्स पे याद होने चाहिए। कोई भी वैल्यू हो वो अगर आपको बहुत तेज़ याद होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए, आप याद करना चाहिए, आपको वो चीज़ रटनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ रट लोगे, आपको वो टिप्स पे याद रहेगी, तो यकीन करना आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरह निकल जाएगा और बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगा। लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जब जाके पेपर निकलेगा, वरना पेपर नहीं निकलेगा। क्योंकि आप प्री में तो वैसे ही पीछे रह पाओगे, प्री क्वालिफाई नहीं हो पाएगा स्पीड नहीं है तो, वरना मेंस में भी आप अगर आपकी इस कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो बहुत से क्वेश्चन में अटक जाओगे। और वहाँ टाइम बहुत है, लेकिन वहाँ आपको होगा फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं होते ना तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार हमसे क्यों नहीं हो रहे। और जब फ्रस्ट्रेशन होता है ना तो यकीन करना फिर आपको आता हुआ भी होगा ना तो आप क्वेश्चन वहीं छोड़ दो कि क्या नहीं करना, झुंझल आ जाती है खुद पे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर से लेके क्यूब तक, 8 का क्यूब 512, टिप्स पे एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं होता। जैसे 25 का भी क्यूब आप पूछो तो 25 625 × 25 15625, ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। क्यूब 25 का क्यूब भी टिप्स पे आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 40 तक के स्क्वायर तो मिनिमम याद करने हैं, 30 तक के क्यूब याद करने हैं, और 25 से 30 तक की टेबल याद करनी है। और टेबल मतलब जैसे मैंने बताया टिप्स पे, ऐसे नहीं कोई पूछे भाई 15×6 क्या होता है, 15 एकम 15 15 दूनी 15 में 15 15, ऐसे ना। 15×6 90 मुँह से निकलना चाहिए बोलते ही। 15×6 90, 15×7 105, 15 में 135, ऐसे। या ना 16×4 64, ऐसे टिप्स पे। मतलब कितनी बड़ी वैल्यू हो, आपको ये चीज़ आनी चाहिए टिप्स पे। मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको, अगर पूछा जाए 18 का क्यूब तो कितना होता है पता होना चाहिए, 5832, मतलब याद होना चाहिए। 23 × 27 661 करके देखना, ये होता है, ये हाँ यही होता है, याद होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप बेसिक करते हो तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। 9 × 72 5 × 5 25, सब टिप्स पे होने चाहिए, जब जाके आपकी अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन सब अच्छी होती है। ऐसे वरना नहीं हो पाएगी। 1/12 8.25, 1/8 12.25, परसेंटेज की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। 25 × 25 625, 35 × 35 कितना होता है 1225, 45 × 45 2025, 55 × 55 3025, सब टिप्स पे याद होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 100 को 11 करो 1331, टिप्स पे। आप जितनी जल्दी माइंड, और ये होगा कैसे,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा कैसे? एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आपको जो भी कैलकुलेशन है, आपके घर में देखिए कैलकुलेशन हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा रहती है। वी हैव ऑलवेज सराउंडेड बाय द कैलकुलेशन, फ्रॉम माई फादर्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर मदर्स, फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। वेन एवर दे सेड कि भाई जाके सब्जी लिया, तो आप मार्केट में जाते हो तो वो बोलता है कितने हुए, आपने पूछा ये सब्जी देना, उस समय आपके माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जानी चाहिए। आप अगर अकेले भी रहते हो तो आपको सामान लेने जाना पड़ता है, तो वो जैसे सामान लेने लेके आप उस समय कैलकुलेट करना शुरू कर दो, ये होगा कि उसके बाद कैलकुलेटर है वो जल्दी करेगा, नो डाउट, लेकिन आपका माइंड उस वे में एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो लिस्ट लिखेगा ना, आपका साथ साथ उसके कैलकुलेटर के साथ आपका माइंड चलेगा और आपकी और उसकी ऑलमोस्ट टाइमिंग सेम हो जाएगी। कोई भी वैल्यू आप इवन मॉक भी दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट में ये देखो कितने सही है कितने गलत है और टोटल कितना टाइम किए, खुद ही परसेंटेज निकाल के खुद ही एक्यूरेसी निकाल के मिलाओ, क्या मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और चेक करो हाँ भाई इतने ही आ रहे हैं, इतनी परसेंटाइल बन रही है, हाँ इतनी बन रही है, इतने नेगेटिव कट है, इतने नेगेटिव कट है, ये सारे के सारे अपने माइंड में करो। इससे आपकी अर्थमेटिक वैल्यू, जो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, जो आपकी कैलकुलेशन पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी है ना, तो यकीन करना आपका माइंड शार्प हो चुका है। और जब आपका दिमाग शार्प है ना, तो इट मीन्स आप अब इजीली कोई भी रीजनिंग की, मैथ्स की या कोई भी लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग खुल गया। बोलते नहीं है यार इसका दिमाग बहुत तेज़ है। अब और सबसे बड़ी बात, बचपन में क्या बोलते हैं कि यार मेरा बच्चा थोड़ा वीक है, क्या करूँ, चेस खिला। चेस खेलेगा ना तो माइंड तेज होगा, क्यों? क्योंकि वो सोचता है वहाँ पे। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, वो करोगे तो आपका माइंड शार्प होगा ही होगा। और सबसे अच्छी काम है आपके लिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करोगे तो फ़ायदा होगा पेपर में, वो तो अलग, और साथ में लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं नए पार्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बता दूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 55 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 25 इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर लास्ट में पूछता है कि एक्स वाई से बड़ा है, वाई एक्स से बड़ा है, एक्स वाई के बराबर है, वाई एक्स के बराबर है, या नो सॉल्यूशन है। मीन्स नो सॉल्यूशन मीन्स इनमें से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, अर्थमेटिक। मैंने आपको बताया अर्थमेटिक करोगे तो परसेंटेज खुलेगा, प्रॉफिट लॉस का SICI खुलेगा, मेनली परसेंटेज ही बहुत है, परसेंटेज खुलेगा तो आपकी सारी वैल्यू एक साथ होना दिमाग में चलेगी, जिससे आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, वो बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो कैलकुलेशन है, अब 5x 55 है, अब 11 5 जा मन में याद होगा 55 होता है, 6 में से 5 काटो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके मन में चलेंगे वहाँ आप, वरना लोग क्या करते हैं, यूज श्रीधराचार्य मेथड, LCM निकालते हैं, बहुत से तरीके अपनाते हैं। ये नहीं होता यार, आपको पहचानना चाहिए कि अगर लास्ट में 55 है तो देख के समझ जाना चाहिए भाई 55 तो दो ही जगह आता है, या तो 11 पंजे 55, या 5 को 11 से कर तो 55, वरना 55 कहीं आता ही नहीं है। देख के माइंड में होना चाहिए कि 55 आते ही मतलब 11 पंजे 55, या भी 5 को 11 से कर तो 55, इसके अलावा कोई 55 आता ही नहीं है। तो यानी जो टुकड़े हो गए, जो बीच की मिड वैल्यू निकलेगी, वो 11 और 5 के हिसाब से ही निकलेगी। देखते ही समझ जाना चाहिए 25 है मतलब 5 पंजे 25, और कोई 25 आता ही नहीं है। किसी भी टेबल में 25 नहीं आता, 25 क्यों 25 होता है, उससे पहले जितना भी 25 जैसे 5 पंजे 25 ही होता है, और होता ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका अगर माइंड चलेगा तो यकीन करना यू हैव टू क्रैक ईच एंड एवरी पेपर इजीली इन क्वांट सेक्शन। तो क्वाड्रेटिक में तो यही था यार। चले आगे चलते हैं, नंबर सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितनी कर लो, एक नया ऐसी पेपर आता है, फाड़ू पेपर आता है कि नहीं होता, 5 आती है, 4 हो जाती है, एक तो होती ही नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं होती, कभी सोचा आपने? भाई हमेशा बोलते, क्योंकि हमारी माइंड में पहले ही रहता है भाई 5 आएगी, 4 होगी, एक तो होगी ही नहीं। बस हम उस एक को ढूंढते हैं, हम वो 4 से मतलब थोड़ी होता है हमें कि वो होगी नहीं होगी, हम तो उस एक को ढूंढना है जिसको नहीं हो रही, और वो एक को ढूंढ ले और फिर सोच लेते हैं हमसे नहीं होगी, हम ट्राई नहीं करते। अरे यार ज़रूरी है क्या, सबसे नहीं हो रही तो तुमसे भी नहीं हो रही? तुम खुद बताओ ना, ज़रूरी है क्या? अगर सबसे नहीं हो रही तो तुमसे भी नहीं हो रही, तुमसे तो होगी यार, तुम में कुछ तो डिफरेंस होगा बाकियों से। तो यही तो पॉइंट है। अब इसमें भी 2 पार्ट होता है,
पहला नंबर सीरीज होता है जो मिसिंग होती है। मिसिंग मतलब 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, बीच में पूछ लेंगे, ये होती है मिसिंग। जैसे 2, 8, 16, 36, 64, इसमें क्या आएगा, ये होती है मिसिंग DI। रॉन्ग सीरीज़ क्या होती है? रॉन्ग सीरीज़ होती है जब आपको दे देंगे 9, 18, 27, 45, 45, 54। अब इसमें से कौन सा जो है वो गलत है? ये गलत है, सबको पता है 36 आएगा, लेकिन बता रहा हूँ ये होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। मतलब जो क्वेश्चन गलत है वो होती है रॉन्ग और मिसिंग होती है ये। अब इसका सिंपल सा जो अप्रोच है वो ये है कि जब आप मिसिंग करो, जब आप मिसिंग नंबर करो तो सबसे बेस्ट काम होता है उसका, आप उसमें सबसे पहले देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस हो सकता है, दूसरी बात डिफरेंस का डिफरेंस देखो, ये प्री होता है, और मेंस है तो इस डिफरेंस के बाद भी इसका डिफरेंस देखो। ये होता है पहला पार्ट मिसिंग नंबर सीरीज करने का। दूसरी बात ये कब देखना है? ये जब देखना है जब वैल्यू जो है वो स्लोली इंक्रीज हो रही है, स्लोली इंक्रीज हो रही है। मतलब वैल्यू जो है बिल्कुल स्लोली इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर 2 के बाद 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, तो पता चल रहा है भाई 4 का डिफरेंस आ रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रही है। ये होती है अपनी मिसिंग में। जो आपकी मिसिंग के बाद आती है, मिसिंग में एक पार्ट और आता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज, बहुत तेज इंक्रीज हो रही है, फास्ट। जैसे 2, 8, 16, 64, 128, 256, इट मीन्स ये रॉन्ग नंबर सीरीज है। तो रॉन्ग नंबर में ये 8 गलत होगा, लेकिन 4 और यहाँ 8 मान लीजिए, तो क्या पता चलेगा भैया 2 से सीधे 256 पहुँच गया, यानी ये तो बहुत तेज़ बढ़ा है। और जब इतना तेज़ बढ़ा है तो यहाँ काम होगा मल्टीप्लाई का। जी हाँ, मल्टीप्लाई का मतलब कोई भी वैल्यू अगर एकदम से इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स वहाँ मल्टीप्लिकेशन है। अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो डिफरेंस है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये हो सकता है। अगर बहुत तेज़ बढ़ रही है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन है, बहुत तेज़ डाउन हो रही है तो वहाँ डिवाइडेशन है, बहुत तेज़ माइनस हो रही है तो वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा। मतलब आपको ये समझना है कि जो उसका पैटर्न है वो क्या हो रहा है। मतलब क्वेश्चन का मतलब मेरा समझिए, देखिए कोई वैल्यू है, अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो या तो ज़्यादा हो रही है या वो कम हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है तो या तो वो माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। मतलब दो ही चीज़ होगी कि या तो वो एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन अगर कोई वैल्यू बहुत ही तेज़ बढ़ रही है, फास्ट हो रही है, तो वहाँ या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है। ये होता है मेन बेसिक तरीका नंबर सीरीज करने का। अब आता है नंबर सीरीज करने के बाद और भी क्या होता है, वहाँ आप चेक करिए स्क्वायर्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर सीरीज होती है वो ऐसी होती है 2, 4, उसके बाद 8, 16, 25, 36। अब यहाँ क्या गलत है? यहाँ 2 गलत है। 2 का स्क्वायर ये क्यूब है, ये भी गलत है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया था SBI में, कब 2 पूछे थे गलत कौन से, इसलिए मैं 2 वाला दिया। मतलब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपसे पूछ ले 64, 100, 144, 256। 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, तो ये गलत हो गया ना। 256 थोड़ी होता है, 196 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। यही रीज़न है कि मैं आपको उल्टा पढ़ा रहा हूँ। अर्थमेटिक करोगे तो सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, परसेंटेज बहुत ईजी हो जाएगा। परसेंटेज करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, जब आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी तो अभी नंबर सीरीज बहुत अच्छी तरह कर पाओगे, क्योंकि आपको स्क्वायर याद होगे, क्यूब याद होगा, आपको टेबल्स याद होगी, तो आप डिफरेंस से लेके, माइनस से लेके, मल्टीप्लाई से लेके, डिवीजन से लेके सब कुछ तेज कर पाओगे। तो ये नंबर सीरीज आती है, ये नंबर सीरीज हुई। अब लास्ट में वेटेज कैसे होता है, 5 नंबर सीरीज आती है। आजकल जो नई नंबर सीरीज आने लग गई है उसका ये वेटेज है कि वो क्या करता है, आपको एक सीरीज दे देगा 2, 4, 6,
8 और यहाँ दे दिया एक्स, और फिर यहाँ पूछेगा एक्स और फिर पूछेगा इसको फॉलो करते करते 5वां नंबर बताइए। मतलब आपको क्या करना है, ये नंबर से सॉल्व करनी है। जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपका रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी ये आपका आंसर होगा। इस आंसर को जैसे 2 4 6 8 10, ये 10 आ गया, तो यहाँ से आप 10 लीजिए, फिर 1 2 3 4 12 14 16 18 और 20, तो 1 2 3 4 5 आपका 18वां आपका आंसर है, क्योंकि इसने 5th वैल्यू पूछी थी। मतलब समझे, पहली नंबर सीरीज सॉल्व करो, उसका रिजल्टेंट निकालो, उस रिजल्टेंट को शुरुआत में रखो, और शुरुआत से ही उस ऊपर वाली सीरीज़ को फॉलो करते हुए उसका 5वां जो अल्फ़ाबेट है, जो 5वां नंबर है वो बताओ। आज कल की सीरीज़ ऐसे बयान लगी, लेकिन मेन वही फंडा है, सब में कैलकुलेशन चाहिए, सब में आपका माइंड अप्रोच होना चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए, डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आना चाहिए यार, जब हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। अब आता है डाटा इंटीग्रेशन, लास्ट है हमारा पॉइंट है। अब बहुत गर्मी है, मैं यहाँ फ़ैन नहीं चला के बैठा क्योंकि आप लोगों को आवाज़ नहीं आती, वैसे माइक में प्रॉब्लम है मेरे। डाटा इंटीग्रेशन ये मैंने लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि डाटा इंटीग्रेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है वो मेंस है। वैसे डाटा इंटीग्रेशन सबको पता है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, मिक्स DI, ग्राफ और अर्थमेटिक, कैसलेट और भी एनालिटिकल DI, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेनली जो आपका पाई चार्ट है, टेबल है और ये ग्राफ है, ये तो मोस्टली बच्चे समझ जाते हैं। इसमें 2 वैल्यू दी हुई होती है, आपका ग्राफ ऐसे चलता है, यू चलते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ग्राफ समझाऊँ, जो आपका ग्राफ होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे एक ग्राफ चलेगा और ना एक ग्राफ होगा वो आपका ब्लू वे में चलेगा, वो ऐसे चलेगा, तो ये DI होगी। इसमें क्या होती है, वैल्यू होती है, ये देगा बॉक्स, इधर देगा आपका बटन मतलब शर्ट के बटन, और वो देगा बॉक्स, ये इतने बटन है, इस बॉक्स में इतने, तो आप कैलकुलेट करके पाई वाइज कुछ भी करके निकालिए। ये तो होता है मतलब पीजी के लेवल का। या आपको कोई टेबल दे देगा, टेबल मीन्स इन सेंस की ऐसे टेबल होगी, ये स्कूल है, ये B है, ये बॉयज़ है, ये मेल्स है, इसमें रेशो दे दिया, कैलकुलेशन करिए। लेकिन आपको मेंस लेवल में इतनी इजी DI नहीं आती, लेकिन प्री लेवल के लिए बता दूँ आपको। अब ज़रा सोचिए, जब आप ये कब सब करोगे तो क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं कि इस बॉक्स की वैल्यू इससे कितनी परसेंटेज कम है, ये तो बनेंगे। ये वो होल्ड करिए, मतलब क्या सवाल बन सकता है कि कोई वैल्यू है आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे बॉक्स है, एक में इसमें इतने, एक में बटन है उस बॉक्स में, इसके ये कितना परसेंट ज़्यादा है, तो उस जगह काम आएगा परसेंटेज। अगर कोई शॉपकीपर इतना % डिस्काउंट दे रहा है, तो जो A के पास है वो B से कितना कम है, इस जगह आएगा आपका प्रॉफिट लॉस DI के अंदर। तीसरी चीज़ आएगी आपकी, जैसे कोई इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका और इसमें कितना डिफरेंस है, टोटल करके बताइए। एक भी नहीं पूछते, सारा जोड़ के पूरा पूछते, तो उस जगह आएगा एडिशन। ये रीजन था कि मैंने आपको जो शुरू करवाया, सबसे पहले अरिथमेटिक करवाई, कि अरिथमेटिक करने के बाद आप DI कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको करवाया अपना अप्रोक्सीमेशन, ये सब कि आपका माइंड तेज हो जाएगा। नंबर चीज़, क्वाड्रेटिक अलग चीज़ है। DI में मतलब ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे सबसे पहले हम DI की बात करें, तो जो अरिथमेटिक वाली DI आती है, अरिथमेटिक वाली, उसमें क्या होता है, जो DI बनती है वो मोस्टली बनती है वोट एंड स्टीम, टाइम एंड डिस्टेंस, मीन्स बता रहा हूँ आपको, और अपना बनता है SICI, प्रॉफिट लॉस और रेशो। मेनली जो DI बनती है वो इसी लेवल पे बनती है। अब जरा सोचिए, आपकी अरिथमेटिक अच्छी होगी तो क्या आप यहाँ रेशो वाली DI नहीं कर पाओगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो क्या आपसे DI नहीं होगी, आपकी बोर्ड एंड स्टीम, टाइम और SI ये सब होगा तो क्या आप DI नहीं कर पाओगे। DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, मीन्स डाटा का एनालाइज करना और डाटा से आंसर निकालना। DI का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है, आंसर उसी के अंदर होता है। अरिथमेटिक में आपको पता नहीं है
कि किस तरह से अप्रोच करनी है। लेकिन डीआई में तो आपको पता है सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको उस क्वेश्चन को समझना पड़ता है। डीआई का डाटा मुश्किल नहीं है, डीआई का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है। वो इतने लंबे लंबे डाटा दे देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे देते हैं, और बच्चे बोलते हैं यार सवाल होता ही नहीं है हमसे। अरे आप समझो, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं 10 मिनट में मेंस की डीआई कर दूँ हाई लेवल की, लेकिन आप 10 मिनट की डीआई के लिए 5 मिनट से तो छोड़िए 2 मिनट भी आप उसको पढ़ने में नहीं देते हो। आप 2 से 3 मिनट कम से कम उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसका डाटा अपने पेपर पे लिखिए। पेपर मीन्स जैसे आपका कोई पेपर है, कोई आपका शीट है, उस पर जो डाटा दे रखा है उसको लिखिए। मेल्स का अलग लिखिए, फीमेल्स का अलग लिखिए, चिल्ड्रन का अलग लिखिए, जो रेशियोस है वो देखिए, टोटल ऐड करके अलग वैल्यू रख लीजिए। जो टेबल बनी है इस टेबल को पूरा सॉल्व करिए और उसको अपनी शीट पर अलग अलग लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन पे जाइए। यकीन करिएगा आपके लिए डीआई करना बहुत इजी हो जाएगा कंपेयर टू बिफोर। मीन्स जो पहले करते थे, आप क्या करते हो, क्वेश्चन पे जाते हो, अच्छा ये लिखा हुआ है, फिर वहाँ पहुँच जाते हो। अरे ऐसे नहीं होता, वो डाटा कॉपी पे क्यूमुलेटिव वे में होना चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको पास पूरा का पूरा डाटा कलेक्शन फॉर्म में होना चाहिए। कलेक्शन फॉर्म में होगा तो आप उसको फिल्टर जल्दी सही से तरह से कर पाओगे। मीन्स यू हैव टू फिल्टर ईच एंड एवरी वैल्यू साइमल्टेनियसली विद द एक्यूरेसी। आपको यार क्या होता है, कितनी बार होता है, आप ये सोच के देखिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये दे दिया कि ए जो है बी का इतना % है और वो सी का इतना % है। आपने पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, लेकिन आप लिखोगे नहीं कि कितना किया, आप आगे चले गए। 5th में फिर ऐसा पूछा कि बी जो है ए का कितना % है और सी का कितना % है। सवाल वही है, घुमा दिया। अब आपके पास वो डाटा अगर पहले से लिखा हुआ होता तो आपको वापस सॉल्व करना पड़ता नहीं ना, लेकिन फिर वापस सॉल्व करेंगे, अच्छा बी ए इतना % है, अरे यार टाइम तो वेस्ट हो गई होगा। तो वो डाटा फिल्टर होना चाहिए, वो डाटा की वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आपको मैं कुछ बताता हूँ कि आपको और क्या क्या होता है। पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट में देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, ऐसा सर्कल होता है, अच्छा कुछ वैल्यूज़ होती है। 90% लोगों को ये वैल्यू देख के डर जाते हैं जब वैल्यू एंगुलर में आती है, तो इसे बोलते हैं डिग्री। भाई साहब डिग्री को परसेंटेज में चेंज करो। आपका 100% का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 1% का मतलब हुआ 360/100। तो जो भी वैल्यू है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपका चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। सेम डिग्री में करना चाहो तो 360 नीचे चल जाएगा। तो मतलब 90% छोड़ देते हैं, अरे यार ये जो डिग्री में दे दिया हमसे होगा ही नहीं, डिग्री में दे दिया हमसे तो होने वाला ही नहीं है। जबकि सबसे इजी होता है, वो जानता है, जो पेपर बना रहा है, जो पेपर सेट कर रहा है, उनको तो पता है ना कि बच्चों की मेंटलिटी क्या है। वो इतने साल से पेपर बना रहा है, उसको पता नहीं है कि बच्चे कहाँ फेल होते हैं। तो बस बना देगा, वो कर देगा, छोड़ दिया। नहीं, सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। उसके बाद आता है पाई चार्ट के बाद टेबल। टेबल फॉर्म क्या होती है, टेबल आपकी ऐसी होती है, देखिए जैसे एक बार बताता हूँ मैं आपको, चलिए बना ही देता हूँ। ऐसी आपकी टेबल होगी, ठीक है, ऐसी आपकी टेबल होगी। अब टेबल में क्या होता है, यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, यहाँ कुछ डाटा, तो इन सबको पहले लिख लो, स्टेप बाय स्टेप लिख लो। अगर वो पूछा है ABCD, अगर लिखा हुआ है तो उनको अलग अलग लिख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% मेल्स है, तो उसका ऑलरेडी 20% पहले निकाल के रख लो। मेंस लेवल पे इतना टाइम मिलता है, और फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे ईजी क्वेश्चन हो जाएगी। टेबल डीआई बहुत ईजी होती है, बस डाटा फिल्टर करना होता है। अगर डाटा फिल्टर हो गया तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगी। टेबल के बाद आती है मिक्स डीआई। ये थोड़ी डीआई मुश्किल बनती है, लेकिन ये सबसे इजी होती है, और भी ज़्यादा इजी। अब सब ऐसे कैसे इजी होती है, ये डीआई ऐसी होती है, XYZ ये होती है मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, सॉरी, है ना। अब मिसिंग डीआई क्या होती है, इसमें जो वैल्यू है ये वाली, ये जो वैल्यूज़ है ये मिसिंग है। लेकिन ये मिसिंग कहाँ है भाई,
ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे वैल्यू निकल सकती है। तो इस समय आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो है इक्वेशंस। मतलब आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ कि एक्स वाई और जेड की जो कॉलम वाली रो है उसका टोटल 55 है और एक्स की जो एक रो है उसका टोटल 65 है, तो आप नहीं कर सकते। अब देखिए, तो मिसिंग पता नहीं है, तो 1 + 1 + 2 55, ऊपर दे दिया 1 + 25 + 1 36। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, ऊपर है तो पूरी एक्स की वैल्यू ही ना। ये 2 क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ जोड़ के देखिए 45 + 36 + मिसिंग डी आई जो भी वैल्यू है इक्वल टू कुछ दे रखा है 108। तो यहाँ से ये वैल्यू निकलेगी, जब ये वैल्यू आएगी तो ये यहाँ पुट होगी, उससे ये वैल्यू निकलेगी, जब ये वैल्यू निकलेगी तो उससे ये वैल्यू निकलेगी, आपका पूरा डाटा हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? मेन काम होता है आपकी इक्वेशन बनाना। आपको मिसिंग डी आई में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 जितनी भी बने, आपको हर इक्वेशन के कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि पहला और चौथे से हो रहा है, पहला और दूसरे से सॉल्व हो रही है, दूसरे और तीसरे से हो रही है, दूसरे और चौथे से हो रही है, मीन्स फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। ईच एंड एवरी इक्वेशन यू शुड हैव टू फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शन ऑन द सेम फेस, जब जाके हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मिसिंग डी आई में सबसे सिंपल होता है, कुछ वैल्यू नहीं होती, बहुत सिंपल है। मैंने आपको फिर से ही बताया था कि अर्थमेटिक क्यों करवाई, कि भाई परसेंटेज है, हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब परसेंटेज हमने कर लिया, प्रॉफिट लॉस हमने कर लिया, एसआई हमने कर लिया, तो जो भी वैल्यू है वो आराम से निकल सकती है और आप कर सकते हो। अब आता है आपका मिसिंग के बाद हमारी अर्थमेटिक। अर्थमेटिक डी आई, ठीक है, अर्थमेटिक। अब ये डी आई कैसे होती है, देखिए इस डी आई में मैंने आपको बताया है, वैल्यू दे दी ए, ऐसे ABCD, यहाँ ईयर दे दिए 11 2012, एक्स वाई 25% इंक्रीज़ हुआ, 35% इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू है 100, 120, और यहाँ पे कितना हुआ 10% पावर रिड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, अगर आपको परसेंटेज आएगी तो आप डरोगे नहीं यार, भाई 25% इंक्रीज़ हुआ, 100 हो गया, यानी एक्स है कोई वैल्यू, उसका अगर मैं 25% इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से 100 से 100 चल जाएगा, डिवाइड बाई 25, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आई उसमें 10% डिक्रीज़ करिए, आपका आंसर आ गया। ये एक मैं बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने ईजी भी नहीं होते, लेकिन आप अगर परसेंटेज करके बैठे हो तो आपका हो जाएगा। सेम यही कंडीशन अगर आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो कि उसने आपको दे दी CP SP, आपको पूछा है मार्क प्राइस, तो आप इजीली कर सकते हो ना DI में, क्या प्रॉब्लम है। सेम यही कंडीशन टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, आपसे स्पीड पूछ ली। सेम बोटिंग स्ट्रीम में कि S+Y है, डाउन स्ट्रीम है, X-Y है, अप स्ट्रीम है, कुछ भी क्वेश्चन हो यार, आपको अगर अर्थमेटिक आती है तो आप DI कर सकते हो। ये बहुत ही मेन फंडा है। एनालिटिकल DI क्या होती है, ये थोड़ा एक नया अप्रोच है जो मैं आपको बताऊँ। जो एनालिटिकल DI होती है वो होती है ग्राफ वाली, मतलब फ्लो चार्ट वाली, मतलब एक्स वाई वाली। जैसे ये एक्स है, ये इसका y% है, ये यहाँ आया 25 गया आपका x+y%, यहाँ ही आपकी वैल्यू यस है तो 35 है, नो है तो आपकी वैल्यू 25 है। 35 के बाद जो यहाँ वैल्यू मिली वो आपको मिला Z% जो है वो आपका 22 है। ये होता है एनालिटिक, मतलब फ्लो चार्ट। जैसे फ्लो चार्ट का कोई क्वेश्चन आया, अब फ्लो चार्ट में क्वेश्चन में क्या होगा कि भाई कोई वैल्यू आ गई, आप कोई वैल्यू आने के बाद क्या होगा कि सपोज़ कीजिए x आ गया, उसकी वैल्यू दे दी y आ गया। अब यानी आप गए x से, ये ऐसे है, ठीक है, जब ये अलग है, यहाँ से x किया पता नहीं हमें क्या है, y नहीं पता नहीं, लेकिन जो y% है वो 25 है, तो आपको क्या करना होगा, इस 25 को y% के बराबर करना होगा। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, वो डाटा गिवन होगा, x+y अगर वो दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो यस होगा,
तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 35। मतलब आप वैल्यू निकालिए, अगर 35 है तो यस है, तो हम आगे चले गए, वो हमारा Z% होगा, और Z% 22 है, यानी 35 को 22 से बराबर कर देंगे तो हमारी ऐसी XYZ की वैल्यू निकल जाएगी। नो है तो हम आगे चलेंगे। मतलब वो आपको कंडीशन देता है, एनालिटिक मतलब आपका दिमाग चेक करता है कि मतलब आपको पागल कर देगा कि यार अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो वो डराते हैं ना, जैसे सीन होता है कोई, इवन फॉर एग्जाम्पल फैमिली में होता है, यार मैं कल पास नहीं हुआ तो पापा मारेंगे, मैं पास हो गया तो बाबू ये दिला देंगे, अगर मैं ये ले लिया तो मैं ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं फेल हो गया तो मैं अगली बार पेपर दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, मुझे प्राइवेट करनी पड़ेगी, प्राइवेट करूँगा तो क्या मेरा सिक्योरिटी है, अगर मैं पास हो गया तो मुझे बाइक मिल जाएगी, बाइक मिल गई तो मैं बैंक जाऊँगा, बैंक जाऊँगा तो मैं पीओ बन जाऊँगा, क्लर्क बना तो पीओ बन जाऊँगा, पीओ बना तो फिर मैं आगे और मैनेजर बन जाऊँगा, चीफ मैनेजर बन जाऊँगा। ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ये होती है एनालिटिकल डीआई, मतलब आपको एनालिटिक्स करना है, एनालाइज करना है पूरा, जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं जो अपना डेटा एनालाइज करते हैं उसी लेवल की डीआई आती है। इसलिए मैंने आपको बताया कैट की जो बुक है क्वांटम कैट, वो पढ़ना, क्योंकि उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं जहाँ आपका माइंड चेक किया जाता है। मीन्स इनको अगर आप किसी और लैंग्वेज से बोला जाए, जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए जहाँ पे डाटा साइंस वाले लोग काम करते हैं, तो इस जो सब्जेक्ट है इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं केस स्टडी, केस स्टडी। तो यार इस टाइप की डीआई आती है जो आपको करनी होगी। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करने चाहिए। जो पहले टिप्स है वो ये है, स्टार्ट अरिथमेटिक जीरो से शुरू करिए, जीरो से शुरू करिए। जीरो से शुरू करने का मतलब ये भूल जाइए कि आपको कुछ आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, वरना कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपने कहीं और से पहले पढ़ लिया और बाद में कहीं और से पढ़ रहे। देखिए हर इंसान की अपनी अलग अप्रोच होती है, आंसर सबका सेम आएगा लेकिन अप्रोच होती है। जब अप्रोच अलग अलग होने लग जाती है ना, तो या तो आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हो या फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। अगर सीख रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आपका लाइफ सेट है, आप पेपर निकाल दोगे। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हो गए तो यकीन करना जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो कोशिश करो कि एक ही जाने को अप्रोच को फॉलो करो, और ये सोचो अगर नया बंदा कोई सिखा रहा है तो मतलब आपको जीरो आता है, फिर वो जो सिखा रहा है वही सीखना है, पुराना हमने खुद सीखा ही नहीं। जीरो से शुरू करो, एडवांस में जाओ, एडवांस में जाने के बाद उसकी डीआई करो। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट लॉस की डीआई करो, परसेंटेज की डीआई करो, और भी 2-3 डीआई है वो आप करो। उसके बाद आप जैसे ये कर सकते हैं, फिर आप जाओ कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली एक मोबाइल में ऐप आती है, मोबाइल में ऐप आती है जैसे फास्ट कैलकुलेशन नाम से, वो करो, फास्ट कैलकुलेशन करो। आप है ना कोई भी पजल सॉल्व करो, मैथ्स की पजल जो आती है जिसमें नंबर सिस्टम होता है। आपके क्लासीफायर जो पेपर होता है उसमें एक न्यूमरोलॉजिकल पार्ट आता है जिसमें आपको वो करना पड़ता है, सुडोकू बोलते हैं जिनको, सुडोकू, वो सॉल्व करो। उससे आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है, मॉक, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मॉक के क्वेश्चन सॉल्व करने। आप डेली एक मेंस का लेवल का मॉक शुरू करिए। और अब बच्चे सवाल पूछे कि सर जब आता ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करें। अरे भाई साहब सीधी सी बात है, आप जाओ और आप पूरा पेपर को सबमिट कर दो, पूरे पेपर को सबमिट कर दो। जब आप सबमिट कर दोगे ना तो एक तो टाइम का प्रेशर हट जाएगा। फिर आप शुरू से पहले क्वेश्चन से लेके 35 क्वेश्चन तक पीओ में, और पहले क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक क्लर्क में, पूरे के पूरे क्वेश्चन एक एक करके अटैम्प्ट करो, एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। एक एक क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करोगे तो उसमें टाइम लो। जो क्वेश्चन आपको आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने में उसने एक्स वाई से किया है तो उसको सीखो, आगे बढ़ो, वापस आओ, वापस देखो कैसे कर रहा हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि बुक प्रेफरेंस करो, आप क्वेश्चन कर करके भी सीख सकते हो। अगर जो सॉल्यूशन उसने दे रखी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी मेंस की है तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी स्ट्रेटेजी लंबी है। मेंस में तो बहुत टाइम मिलता है, बथेरा टाइम है तुम्हारे पास, इतना टाइम मिलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो पेपर में। तो अगर तुम उसकी स्ट्रेटेजी भी अपना रहे हो, वो एक्स वाई करके भी सॉल्व कर रहा है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो एक्स वाई करके भी सॉल्व कर रहा है, तो इट मीन्स आपको एक्स वाई वाली अप्रोच आ गई। अब आप हर क्वेश्चन में लगाओ, जब भी वो ऐसे क्वेश्चन जैसे परसेंटेज है,
तुमने एक मॉक का क्वेश्चन लिया, परसेंटेज वाला सॉल्व किया, तुमसे नहीं हुआ, तुमने उसकी अप्रोच देखी, तुमने उसके अप्रोच को याद कर लिया, सपोज करो याद कर लिया, समझा, फिर याद कर लिया, अब तुम्हें वो अप्रोच याद है। दूसरा क्वेश्चन है, जब दूसरा मॉक दो, सेकंड नंबर का मॉक दो, तो उस सबसे पहले परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखो, उसमें वो अप्रोच लगाओ, काम आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो वो याद कर लो। तीसरे में से सेम ऐसा करो, जब 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो 5वां हमेशा उसमें से ही होगा, इतनी अप्रोच थोड़ी होती है, उसमें से मिलेगा। उसके बाद जब भी क्वेश्चन मिले आप वो अप्रोच अपनाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये सेम चीज़ मेंस में होती है, आपको उस अप्रोच से क्वेश्चन हो जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं है कि यार प्रॉफिट लॉस कहाँ से पढूँ, है ना, परसेंटेज कहाँ से पढूँ, रेशो कहाँ से पढूँ, मिक्सचर कहाँ से पढूँ। आपको नहीं पढ़ना किसी टीचर का, आपके पास पेड कोर्स नहीं है, बहुत से सर के, सुमित सर के नहीं है जैसे, और किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, तो आप क्वेश्चन करते रहो बस। क्वेश्चन की क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती। आउटडेटेड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है, आज भी उन क्वेश्चन की वैल्यू है। जब भी तुमने किरण पब्लिकेशन बोला, आप अगर कोई 5th क्लास के बच्चों को 10th क्लास का क्वेश्चन दोगे तो उसके लिए आज भी उस क्वेश्चन की बहुत बड़ी वैल्यू है। 12th क्लास के बच्चों को 10th का क्वेश्चन दोगे तो उसके लिए वैल्यू नहीं होगी। तो उनसे पूछो यार जिनको कुछ नहीं आता, जो शुरू कर रहे हैं, कि उन क्वेश्चन की क्या वैल्यू है। आप उन लोगों से पूछते हो जो एडवांस से आगे बढ़ गए, वो आपको अपनी बता रहे कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन उनका चैप्टर और आपका फर्स्ट चैप्टर, उनका 20वां चैप्टर कभी सेम हो ही नहीं सकता। उनसे ये तो पूछो कि भाई जब तुमने पहली बार किया तो क्या तुम्हें वो भी आता था? बोले नहीं, हमें नहीं आता था। तो ऐसा नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मेरा क्यूमुलेटिव है समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर बता दूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, अर्थमेटिक। दूसरे में हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन। फिर हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर करना है नंबर सीरीज, और फिर करना है डाटा इंटरप्रेशन। ये तो हुआ हमारा स्टडी को फॉलो करने का, कैसे सीखना है, कैसे समझना है, उस चीज़ का तरीका। अब पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, देखिए पेपर में सबसे पहले आपको अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करने हैं ना, जो पेपर में करने हैं मेंस में टाइम बचाने के लिए, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपको देनी है अप्रॉक्सीमेशन को। आप चाहे तो अप्रॉक्सीमेशन पहले कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी टफ होती है, लेकिन हो जाती है, इसलिए पहले दो अप्रॉक्सीमेशन को। उसके बाद आप जाओ नंबर सीरीज़ में। इससे क्या होगा, जो आपकी मिनिमम कट ऑफ है ना 5 या 6 नंबर, वो सेफ हो जाएगी। उसको क्या आप क्या करते हो, DI में लगे रहते हो, DI में लगने के बाद क्या होता है, या कुछ होता नहीं, लास्ट में आपको मिलता रहे क्वाड्रेटिक करता हो नहीं, फिर आप गैस करते हो, अच्छा XY वाला ऊपर कर दिया, फिर दूसरा ये कर दिया, अप्रॉक्सीमेशन में किया जहाँ भी नंबर्स पास में दिखे, अच्छा 355 आ रहा है ही नहीं, मतलब उसमें ऑप्शन में 357 है हमारा, वो टिक कर देंगे। अरे जब ऑप्शन में ही नहीं है 357 तो टिक क्यों कर रहे हो? तो उस समय जल्दबाजी होती है जब वहाँ पर टाइम नहीं होता। क्या पता आंसर नन ऑफ दीस हो, मीन्स आपका आंसर आ रहा है 45 और पेपर में दिया हुआ है 47। अब आप सोचो 45 47 के पास है तो मैं 47 कर देता हूँ। गलत भी तो हो सकता है, नन ऑफ दीस भी तो होता है। तो ये कब होता है, जब हमारा टाइम नहीं होता। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको पक्के नंबर दिलवाते हैं, इनको सबसे पहले करो मेंस में, क्योंकि कट ऑफ निकल जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये करो, नंबर सीरीज करो, फिर आओ आप DI पे। DI पे कैसे, आप वो DI ढूंढो जो इजी है। देखो 4 से 5 DI आती है मेंस में। अगर आप PO की बात करो, नाम ही है डेटा इंटरप्रेशन, तो 4 से 5 DI आती है। सबसे पहले सोचो कि जो 4 से 5 DI आ रही है, ये किस बेस पर आ रही है, मतलब इसमें से कौन सी इजी है, वो करो। जब इजी वाली कर लो फिर DI छोड़ दो, फिर आप जाओ अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, वो बहुत इजी होते हैं करना चाहो तो अर्थमेटिक पे जाओ, वहाँ से नंबर खींचो 5 से 6 मिनिमम। 5 से 6 आपने यहाँ खींच लिए, 5 से 6 आपने यहाँ खींच लिए। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा मैं। 5 से 6 यानी 6 क्वेश्चन, यानी लगभग 12 क्वेश्चन हो गए, यानी ऑलमोस्ट 20 से 24 नंबर आपके आ गए यहाँ पे। अब आप जाओ अर्थमेटिक में, आपने कर रखी है तो 5 नंबर वहाँ जोड़ लो, मिनिमम बता रहा हूँ 25। फिर आप जाओ मॉडरेट वाली DI पे, मॉडरेट वाली है, उसको सर्च मारो, जितना टाइम बचा उसमें लगाओ, इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो वो पक्का होगी। मॉडरेट वाली हो जाए बेस्ट है। टफ़ वाली करके देखो, टफ़ वाली में क्या होगा, ये होगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप वो DI कर सकते हो। टफ़ वाली में ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपने कर लिए, समझे, डाटा लिखा,
अगर लास्ट में नहीं हो रहा फिर क्वेश्चन पढ़ो सारे। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो उस डाटा में मिल गया, अगर वो मिल रहा है तो उसको क्लिक करो। एक क्वेश्चन तो करो, एक क्वेश्चन कर लिया, फिर मॉडरेट में आओ, मॉडरेट में सेम अपनाओ। अगर 2-3 क्वेश्चन ऐसे मॉडरेट और हाफ मतलब जो हार्ड वाली DI है, जो हाई लेवल है वो भी कर देते हो और 3-4 क्वेश्चन वहाँ से कर देते हो, यानी ऑलमोस्ट आपके 8 से 9 नंबर। तो यार 25 और 8 33 नंबर अगर आपके आ रहे हैं ना दोस्त 60 में से, तो यकीन करना तुम PO बन चुके हो। क्योंकि जिस सब्जेक्ट की कट ऑफ 4.5 नंबर जा रही है पिछले 2 साल से, 4.5-5 नंबर, उसमें अगर तुम 33 ला रहे हो ना तो तुमने अच्छों को पीछे छोड़ दिया। 33 तुम इसमें ला रहे हो, मैं हद मार के बोल रहा हूँ, तुम ढपोल से ढपोल बच्चे हो इंग्लिश में। 40 में से तुम 10 नंबर वहाँ ला रहे हो, 43 रीजनिंग में ला रहे हो तुम अपने 25 नंबर, वो इजी होती है थोड़ी 60 में से। तो 43 और 25 कितने हुए तुम्हारे? 67 68 30 नंबर 20 नंबर तुम ला रहे हो वहाँ पे अपने PO में। 88 कट ऑफ गई थी 71, अब की बार PO की 88 आ रहे, 17 नंबर आ गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया यार, और क्या चाहिए तुम्हें। सो यही चीज़ थी जो मैं बेसिक समझा रहा हूँ कि आप लोग कैसे। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने गर्मी में बनाया आप लोगों के लिए, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी इसलिए मैं करंट अफेयर वाली सीरीज़ नहीं डाल रहा। मैं मे की पार्ट पर डाल चुका हूँ, सेकंड और थर्ड डालना है मुझे। अभी सेकंड डालूंगा, वैसे मैं थर्ड तो नहीं हो पाएगा, सेकंड डालूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन हो ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा सेकंड पार्ट के। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू, और बी सेफ, और इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, अपने काम को, और सबसे बड़ी बात मेहनत करो, ज़रूर होगा। बाय बाय।